गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हमें आज पढ़ना है असेसमेंट के बारे में, सही है, और मेजरमेंट के बारे में। असेसमेंट के नोट्स बेटा इंग्लिश मीडियम के मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो उसी में आज हम जो है कंप्लीट करेंगे कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन करना होता है, तो असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन करना, सही है, अगर सिंपली बात करें। देखो इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है असेसमेंट, क्योंकि अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं ना, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमें उसमें असेसमेंट करना ही पड़ेगा। असेसमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये पता लग पाता है कि जो हम जिस अधिगम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बच्चों के लिए वो अच्छा है या नहीं है, और बच्चों के लिए अगर वो फ़ायदे कर रहा है तो किस तरीके से फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए अगर नुकसानदायक है या बच्चों को कोई ऐसे नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान किस तरीके से हो रहा है, इसको जाँचने के लिए, परखने के लिए ही असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट बहुत तरीके का हो सकता है। इसका उद्देश्य कैसा होता है बेटा, निदात्मक होता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्य में सुधार करना होता है। ऑब्वियस सी बात है जी, अगर आप किसी चीज़ को असेस करोगे, सही है, असेसमेंट का मतलब क्या है, ये चेक करना कि जो आप पढ़ा रहे हो, जो भी चीज़ या फिर जो भी अधिगम आप बच्चों को दे रहे हो वो सही है या नहीं है। तो उसको पता लगाने में क्या फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो आपका शिक्षक होगा, यानी कि जो आपका टीचर है, वो अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इवन करिकुलम में भी चेंज आएगा। तो जो शिक्षक होता है वो अपने अधिगम कार्यक्रमों में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है, सही है। छात्रों और अध्यापकों के अगर हम बात करें तो पृष्ठ पोषण प्रदान कर सकते हैं ना, छात्रों में जो भी ऐसी कठिनाई दिख रही है या फिर कोई भी दिक्कत जो है छात्रों को आ रही है, कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का समाधान करना भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज ऑफ असेसमेंट, सही है। जैसे अगर हमें मान लो पता लग गया कि क्लास में फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में क्या होने लगा, ऐसा होने लगा, ऐसा माना जा रहा है कि मान लो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चे फेल हैं, तो 10 बच्चे फेल हैं, तो टीचर का एक मोटिव हो जाता है, एक जो उद्देश्य लेके चलता है टीचर कि मेरी क्लास में सारे बच्चे पास हों, सब बच्चों को अच्छे तरीके से आ जाए। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो जो फेल होने वाले बच्चे ना उन पर ज़्यादा ध्यान दे, सही है। अपने टीचिंग मेथड्स को कुछ इस तरीके से रिड्यूस कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ताकि वो जो एवरेज लेवल के जो बच्चा है वो भी उन चीज़ों को कवर अप कर सके, चीज़ों को कहीं ना कहीं, सही है। तो ये क्या करता है, एकेडमिक चीज़ों में भी अपनी जो है रोल प्ले करता है अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आंकलन की ना कुछ विशेषताएं होती हैं। समाधान तो है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो हमें पता लग गया कि ये क्या होता है, एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। बट अगर हम बात करें तो असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन की तरह असेसमेंट भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है असेसमेंट को, अगर हम बात करें तो क्या कर लेंगे हम, कि किसी भी चीज़ को बदल देंगे, तो हम ऐसी चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं ना। आंकलन कार्य कक्षा में निरंतर चलता रहता है, रोज़ाना भी हो सकता है, सही है, वीक वाइज भी हो सकता है कि महीने लग जाए, हो सकता है कि वो लगातार होने लगे, हो सकता है। मूल्यांकन बच्चों का समय समय पर किया जाना चाहिए, सही है। आंकलन और मूल्यांकन निरंतर होता है, यानी कि कंटिन्यूस, सही है बेटा। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसके बाद क्या होता है, आंकलन से बच्चों की समस्या का भी पता लगता है। कॉमन सेंस की बात है जी, जब भी हम किसी चीज़ का आंकलन करेंगे या फिर किसी चीज़ को असेस करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमें यही पता लगती है कि बच्चों को कौन सी चीज़ों में कितना प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आंकलन शिक्षण कार्य के प्रदर्शन को भी दर्शाता है ना, कि किस तरीके का जो है, जो शिक्षक है वो कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ऐसे टीचिंग टूल का इस्तेमाल कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन सारी बातों का भी पता लग जाता है। खामियां भी पता लग जाती हैं कि एक टीचर में कौन कौन सी खामियां हैं। और शिक्षक और छात्रों को पृष्ठ पोषण देता है, यानी कि आंकलन की सहायता से बच्चा और अध्यापक दोनों अपने शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में सूचना प्राप्त कर लेते हैं। असेसमेंट के थ्रू ही पता लग पाता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है, यानी कि जो टीचर का खुद का योगदान रहा है वो कितना रहा है, और बच्चे ने उस चीज़ को कितना हद तक अडेप्ट करने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ें होती हैं। 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दी हुई हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नोट्स दिए हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो आप चाहो तो ज़्यादा भी याद कर सकते हो, बना भी सकते हो। आंकलन का और क्या फ़ायदा होगा भाई, सही है। करिकुलम डिज़ाइन करने में भी आंकलन का फ़ायदा होता है। असेसमेंट के थ्रू पता लगता है कि जो अधिगम हम पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, बच्चों के इर्द गिर्द है या नहीं है। इवन असेसमेंट से ये भी पता लगता है कि बच्चों का स्तर कितना बेहतर सुधर पा रहा है, सही है। शैक्षिक स्तर पर बच्चे कितने बेहतर हैं, तो वो पता लगाने में भी असेसमेंट हेल्प करता है। असेसमेंट इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि बच्चों का जो है बौद्धिक स्तर कैसा है, सही है, कि वो एवरेज लेवल के बच्चे हैं या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या हो सकता है कि बुद्धिमती बच्चे हैं, सही है। ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो बुद्धि है वो लेवल जो है वो क्या है, कम है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगता है। अब बात करते हैं अगर हम मेरिट्स की, है ना, कि गुण क्या होते हैं। देखो विशेषताएं और गुण में ना एक सिंपल सा एक ही फ़र्क होता है कि ये है यहाँ पर एक तरीके का फ़ायदा, कि असेसमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है,
और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर किन क्षेत्रों पर अपना काम कर रहा है। सही है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। कुछ पॉइंट जो मेरिट्स के अंदर लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को हम विशेषताओं में भी लिख सकते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरिट क्या है कि बच्चों की समस्याओं को पता लगता है। सेम देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आंकलन से बच्चों की समस्याओं के बारे में पता लगता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं कि बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आ रही है क्लासरूम में, या फिर कैसी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ों का पता लगता है ना। पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सही है, अध्यापक द्वारा स्वयं के शिक्षण प्रदर्शन का पता लगता है इससे, है ना, कि अध्यापक कितना पढ़ा रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं जो भी टॉपिक आपको कवर अप करा रही हूँ, मान लो असेसमेंट ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस असेसमेंट को पढ़ा दिया आपको, मैं कैसे जज करूँगी कि आपको वो समझ में आया है नहीं आया। मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पिकअप कर सकती हूँ, हो सकता है मैं आपसे रिटन टेस्ट ले लूँ। सही है, तो आपको असेस करूँगी ना, आपके बदले में देखेंगे ना कि आप पे कितने डाउट आ रहे हैं या आप कितने रिस्पॉन्सिव हो किसी न किसी तरीके से। तो टीचर का पढ़ाने का तरीका भी पता लगता है कि टीचर जो है वो कितना पढ़ा रहा है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है क्लास में। सही है, तभी तो अगर नंबर वगैरह कम आ जाते होंगे तो आपने टीचर से सुनता हुआ देखा होगा कि तुम तो मेरा रिजल्ट ख़राब करा दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्ट ख़राब करा दोगे? इसका मतलब यही है कि जो टीचर प्रदर्शन कर रहा है क्लास में, जो वो समझाना चाह रहा है, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पा रही है कम्प्लीटली, तो जो ब्लेम है ना, आप देख लो ना एज अ ट्यूशन टीचर भी, अगर आप कभी स्कूल तो बहुत दूर की बात है, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर लो, अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए होंगे तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली आपको आकर ही बोलेंगे कहीं ना कहीं। सही है, आपको आकर बोलेंगे कि आपने कुछ ना कुछ जो है टेस्ट नहीं लिए थे ठीक से, तो मेरा बच्चा तो जब से तुम्हारे पास पढ़ रहा है तो उसके नंबर कम आ रहे हैं, नॉर्मल ऐसा कुछ सुनता हुआ आप नजर आते हो। तो असेसमेंट के थ्रू ही पता लगता है, मार्क्स से वो जो है ट्यूशन्स भी बदलना स्टार्ट कर देते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, अध्यापक और विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों से जागरूक कराने में भी असेसमेंट जो है हेल्पफुल होता है। बोलते हैं ना आईना दिख जाता है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो जाएंगे तो तुम्हारा आईना दिखेगा, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। क्लासरूम में भी कभी आप इतना पढ़ते हुए आ रहे हो तो फर्स्ट टर्म के बाद ही टीचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, इवन रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तक वो आपको ऐसा कुछ नहीं कहेगा। फर्स्ट टर्म में जब आपके मार्क्स आते हैं ना तो उसके बेसिस पे वो आपको जज करने लग जाता है कि आप सीरियस हो या नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो कर्तव्यों के बारे में पता लग जाता है, एक तरीके का आईना दिख जाता है कि हाँ भाई हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितने लोगों से पीछे, हमारे मार्क्स कैसे, हमारा नॉलेज का लेवल जो है वो किस तरीके का है। समय का उचित प्रयोग करने में सहायक होता है ना, असेसमेंट के थ्रू एक तरीके का हम जब अगर हमारे मार्क्स कभी कम आ जाए या फिर हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से जो है प्राप्त नहीं किया गया, तो उस केस में आपने देखा है टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे पर्टिकुलर शेड्यूल बना लेते हैं अपना कि हम इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं। नेक्स्ट होता है बेटा मापन। आंकलन के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो मापन, आंकलन और मूल्यांकन की एक जो है तकनीक है जिसके द्वारा जो अगर हम बात करें मेजरमेंट के थ्रू ही हम जो है मूल्यांकन और आंकलन दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और मेजरमेंट आपको पता ही लग रहा है कि इसमें क्या होता है, हम कोई ना कोई चीज़ मापेंगे, यानी कि नाप कर दिखाएंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू देंगे हम। सही है, तो कभी कभी हम जो है किस किस पहलुओं को जज कर लेते हैं, मेजर किस किस चीज़ों को कर सकते हैं, मानसिक क्षमता को कर सकते हैं, किसी चीज़ के रुझान को कर सकते हैं, परसेप्शन को कर सकते हैं, बच्चे के अनुसार बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं उसको भी मेजर किया जा सकता है। अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग उसको जो है चीज़ें प्रोवाइड करवा कर या अलग अलग तरीके कंडीशन में रखकर तो हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसमें क्या कमी है। तो मापन की पहली विशेषता क्या होती है, बच्चों की मानसिक क्षमताओं को जानने की तकनीक होती है ना। बच्चे का दिमागी रूप से हम जो है संबंध में रखेंगे कि बच्चा आखिर दिमागी रूप से कमज़ोर है, हाइपर है। ऐसा मान लो ना IQ टेस्ट कर रहे हैं तो मेजरमेंट कर रहे हैं, और IQ टेस्ट करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा बालक जो है वो मानसिक रूप से कितना सही है कितना सही नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी होने वाला परीक्षण होता है। मेजरमेंट बेटा कंटिन्यूस नहीं होता, जैसे इवैल्यूएशन और असेसमेंट कंटिन्यूस होता है, निरंतर होते हैं आंकलन और मूल्यांकन, लेकिन जो मापन होता है वो आपका कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि उसको केवल जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी नापा जाता है, तभी उसका इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं किया जाता। शिक्षक तकनीक और प्रविधियों का निर्धारक होता है जी। सही है, मेजरमेंट के थ्रू ही पता लगता है कि शिक्षक के बच्चों को किस रूप में किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे आपने स्पेशल स्कूल्स वगैरह सुने होंगे, तो वो जो स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो डीफ एंड डम के लिए बोल दो, एवरेज बच्चे के लिए बोल दो, सही है, या जो बुद्धिहीन बच्चे होते हैं मतलब जिनमें मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे स्कूल्स की बात कर लो, तो वो लोग आपके IQ लेवल को मेजर करने के बाद ही ऐसा कोई पर्टिकुलर जो है शिक्षक प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको ऐसी स्थिति में भी पढ़ाने में सहायक हो, यानी कि आपके एम्स को अचीव कराने में वो अपना रोल प्ले करें। गुण क्या होता है, बच्चों की मानसिक क्षमताओं को पता लगेगा। सही है, चुनाव में सहायक होता है कि कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के शिक्षण में भी सहायक होता है। सही है, उसमें पढ़ाना है लिखाना है, एजुकेशन सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा परीक्षा और मूल्यांकन के उपकरणों में रूप की भूमिका अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है एग्ज़ाम।
है ना। परीक्षाएं क्या होती हैं, तो परीक्षा क्या आती है, असेस करने का एक तरीके से अगर मैं मानूँ तो किसी भी चीज़ का एक परिणाम है एग्जामिनेशन, है ना। परीक्षा का मतलब ये क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना, एक आइडिया लगा सकते हैं परीक्षा के थ्रू, एग्ज़ाम लेने के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, कि हाँ जी बच्चे ने उस अधिगम में जितना पढ़ाया गया है वो अधिगम उसने कितना ज़्यादा अचीव करा है, अभी गेन करा है, उनने वो नॉलेज को कितना गेन कर लिया, कितने हद तक उसे चीज़ें आती है, पता लगाने के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एग्जामिनेशन मेथड है हमारा। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम के बाद ही आपको क्वालिफाई करवाया जाता है कि हाँ जी आपका उद्देश्य ये था, आपने प्राप्त कर लिया, जो आप एग्ज़ाम में क्लियर हो गए। सही है। जैसे कि बीएड के भी तो एग्ज़ाम होते हैं, तो बीएड के एग्ज़ाम के पीछे क्या रीज़न है, बीएड के एग्ज़ाम के पीछे ये रीज़न है कि आपका एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है ताकि आप बच्चों को पढ़ाने में अब जो है एबल हो या नहीं हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते, बच्चों की क्षमताओं के बारे में अब आपको पता है या फिर नहीं पता, उन चीज़ों को मानने के लिए कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विद्यालय पाठ्यक्रम का कोई भी विषय क्यों ना हो, उससे संबंधित शिक्षण अधिगम सदैव ही उस विषय के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। सही है। हमेशा जो है कुछ ना कुछ एफर्ट्स करवाने के लिए आप देखते हो कि स्कूल्स में कहीं ना कहीं एफर्ट्स हो ही रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए एफर्ट्स हो रहे होते हैं कि आपको जो अधिगम प्रोवाइड किया गया है, जो पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया गया है विद्यालय में, वो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। बेसिकली जो एग्जामिनेशन होता है ना बेटा, वो आपके पाठ्यक्रम को जज करने के लिए होता है कि आपको उतना आया या नहीं आया जो क्लास में आपको पढ़ाया गया था। सही है जी। मेनली अगर हम बात करें इसके बाद से सिंपली, तो कह रहे हैं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेंगे। कह रहे हैं आपने इन प्रयासों के दौरान ये भी देखा होगा कि हमेशा जो बच्चा होता है वो उत्सुकता रहती है कि उसका प्रयास किस दिशा के होता है। इवन बच्चों के अंदर ही नहीं, जो टीचर्स होते हैं उनके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैंने जो पढ़ाया है, एकदम से बच्चा बहुत बच्चा भी कॉन्फिडेंस होता है बच्चे के अंदर, वो टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ये लगता है हमेशा कि क्लास में जितने भी छात्र बैठे हुए वो उसकी नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे से लिंक है, इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशनशिप होता है। इवैल्यूएशन करने के लिए एग्जामिनेशन दिया जाता है। इवैल्यूएट का मतलब क्या, मूल्यांकन, या ये जो है एक अंदाज़ा लगाएंगे, हम एक जो है लेवल पर ला देंगे, एक रिजल्ट बना देंगे कि हाँ जी जो प्रयास किए गए थे विद्यालय के अंदर वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो उसको पता लगाने के लिए हम असेस भी कर सकते हैं, और असेसमेंट करने के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है ना, क्योंकि बिना आंकलन के मूल्यांकन नहीं होगा और बिना एग्ज़ाम के आंकलन नहीं हो सकता। असेसमेंट करने के लिए आपने सुना होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमेटिव असेसमेंट होता है, टाइप्स होते हैं असेसमेंट के। सही है जी। तो मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को ये नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं जहाँ पर टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं शिक्षा प्रयासों के परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आखिर आते हैं, है ना। अगर हम बात करें मेनली तो किसी भी चीज़ के, जिसके भी एजुकेशन सिस्टम में जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं या फिर जितनी भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, उनके बारे में हमें पता कैसे लगता है, हमें पता लगता है कि जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन एक दूसरे के जो है सहभागी हैं, यानी कि एक दूसरे से जो है रिलेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम इनके बीच में अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है परीक्षा से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्ष के अंत में या फिर किसी निश्चित समय में जो है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को जांचने के लिए किया जाता है। सही है। लेकिन मूल्यांकन जो है वो अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप में विद्यार्थियों के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन जो आते हैं उनको असेस करने के लिए किया जाता है। सही। परीक्षा से केवल एकेडमिक स्कोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता नहीं लगा सकते। एग्जाम थोड़ी ना ले सकते आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में किसी तरीके का। कोई एग्जाम है जिससे आपका बिहेवियर जज हो सकता है? नहीं है कोई एग्जाम। कभी स्कूल में आपसे वो एग्जाम लिया भी नहीं गया तो आप कहाँ से बता दोगे। तो परीक्षा केवल एक व्यवस्था है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने पाठ्यक्रम में कितना सीखा है ना, उसकी उपलब्धियाँ कौन सी हैं। लेकिन अगर हम बच्चे के पूरे अधिगम के बारे में, पूरे करिकुलम के बारे में, उसका व्यवहार भी आ जाएगा, मानसिक स्थिति भी आ जाएगी, शारीरिक विकास भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो सबको अगर हम असेस कर रहे हैं, सबका अगर हम जो है एक रिज़ल्ट पे आना चाह रहे हैं, तो उस केस में वो इवैल्यूएशन होता है, ना कि एग्जामिनेशन होता है। यानी कि आपका क्या कहला जाएगा, वो मूल्यांकन कहलाया जाएगा, ना कि परीक्षा कहला जाएगी। परीक्षा जो है विषय संबंधी होती है ना, कौशल संबंधी होती है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंधित होता है कि ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्रियात्मक है, कैसा है, व्यवहार है, व्यक्तित्व के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। पर परीक्षा किसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। परीक्षा में हम एक रिजल्ट निकाल देते हैं, लेकिन इससे अगर हम माने इवैल्यूएशन में तो सब कुछ ओवरऑल हम जज कर रहे हैं बच्चे का, पर बड़ी परीक्षा में हम जज नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे के अगर 8 नंबर आ रहे हैं जी 80 में से तो वो बच्चा बेकार है। हो सकता है उसकी एबिलिटीज़ कहीं और हो सकता है उसकी एबिलिटीज़ किसी और चीज़ के अंदर हो। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी तरीके से आ सकते हैं, बट उनको हम परीक्षा के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। हम इवैल्यूएशन से काफ़ी अच्छे तरीके से नाप सकते हैं, मापन कर सकते हैं उसको।
परीक्षा उपलब्धियों को गिनवाता है। इवैल्यूएशन उपलब्धियों के साथ साथ रुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि, हॉबीज़, सही है, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देता है। परीक्षाएं निश्चित समय के पश्चात होती हैं, लेकिन मूल्यांकन हमेशा कंटिन्यूस होता है। परीक्षाएं पूर्ण शिक्षा प्रणाली के बाहर की चीज़ की होती हैं, परंतु मूल्यांकन उसी का ही एक भाग है। परीक्षा बेटा बाहर की चीज़ है। बाहर की चीज़ का मतलब होता है कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बच्चे को उसके एग्ज़ाम के बेसिस पर जज करो, ये कहीं नहीं लिखा। आप किसी की नॉलेज को एग्ज़ाम के बेसिस पे जज नहीं कर सकते बेटा। वो आपका मन है कि आप उसको एग्ज़ाम के बेसिस पे जज करना चाहते हो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आप एग्ज़ाम के बेसिस पर उसको जज नहीं करोगे। लेकिन इस प्रकार स्पष्ट होता है कि छात्रों के व्यवहार की वास्तविक जाँच के लिए ही परीक्षा में और मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम भारतीय शिक्षा का अगर हम बात करें तो पाते हैं कि परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, हमारा असेसमेंट सिस्टम भी बदलता है। पहले के टाइम में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम और सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होते थे, फिर फाइनल एग्ज़ाम होते थे। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट भी है, सबमेटिव असेसमेंट भी है, उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन भी है। कुछ टाइम बाद हो सकता है सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन रह जाए, और उसके बाद भी हो सकता है कि जी एनुअल भी ना रह जाए, कुछ फॉर्मेटिव वगैरह यूटी वगैरह ले लें, चालू उसी से पता लगा दें कि बच्चे का कितना ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर बेसिस पे कर लें, है ना, क्वार्टरली जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपके तरीके हैं, डिफरेंसेस हैं, मेनली 5 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। आप चाहो तो और भी डिफरेंसेस इसमें ऐड कर सकते हो अपनी इच्छा से। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि परीक्षा का मतलब क्या है एक्चुअल में, है ना। अगर हम एग्ज़ाम का मतलब समझ गए तो हम इन पॉइंट्स को अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। एज इट इज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इंग्लिश में इसका जो है ट्रांसलेशन सेम हो जाएगा, तो वहाँ से हम इन चीज़ों को कर देंगे। सही है, इंग्लिश के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में अगर हम देखें विभिन्न आयोगों के सुझाव, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ बौद्धिक जो है शिक्षा और परीक्षा हो सकती है ना, वैदिक कालीन शिक्षा और परीक्षा हो सकती है। आयोग के बारे में बता रहे हैं कि पहले के टाइम में किस किस तरीके के सुझाव थे। तो प्राचीन वैदिक काल में आज की तरह परीक्षा नहीं होती थी, सही है। छात्र से मौखिक प्रश्न पूछकर निर्णय ले लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम में रिटर्न बेसिस पर भी एग्जाम किए जाते हैं। ये पुराना मेथड है, सही है। सेकंड क्या है, बोधकालीन शिक्षा व परीक्षा। इस काल में क्या होता था, आज ही की तरीके से परीक्षाएं नहीं होती थी, है ना। प्राथमिक पर अधिकारी शिक्षक छात्रों से संतुष्ट होने पर सफल घोषित कर दिया करते थे। जैसे जो 1st to 5th तक के बच्चे हैं उनको बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया करता था, उसके बाद अलग तरीके से होता था, हाँ। मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या होती है, तो अरबी और फ़ारसी सिपारा पढ़ाना, जैसे हम बोलते हैं कुरान पढ़ाना, सही है, उर्दू पढ़ाना या आलिमात पढ़ाना। तो उस केस में क्या होता है, मदरसों में एक ही बार एग्ज़ाम होता है, लास्ट में लिया जाता है, और उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। भारत विश्वविद्यालय दे सकते हो, तो विश्वविद्यालय में तो उच्च शिक्षा पर आपको पता ही है कि परीक्षा ली जाती है, वहाँ तो मूल्यांकन प्रणाली कंटिन्यूस रहती है, मतलब एक जैसी चलती रहती है। तो ये तो था बेटा आपका इवैल्यूएशन का, एग्जामिनेशन का पार्ट, सही है, इनके बीच में डिफरेंसेस वाला पार्ट। अब बात करते हैं बेटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या था, सही है। और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है सीटेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें आपको जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा कि कितने तरीके के बच्चों का इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस के बेसिस पर है, शैक्षिक उद्देश्यों के बेसिस पर है बेसिकली। तो आपको थोड़ा ये ध्यान से पढ़ना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या था। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो भूमिका क्या होती है, किसी भी कार्य को करने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर कोई भी हमें उद्देश्य की प्राप्ति करनी है या फिर कुछ भी काम अगर हम किसी से करवाना चाहते हैं तो पहले उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के तो हम किसी से कोई काम करवाएंगे नहीं, है ना। इन निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी विषय को पढ़ाने के उद्देश्य शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया को खोलने की चाबी होती है। कॉमन सेंस की बात है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या होगा, जो हम टीचिंग करिकुलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वही अगर एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें पूर्ण करवा सकते हैं किसी भी विद्यार्थी के अंदर, यानी कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर। तो उद्देश्यों के बिना किसी भी तरीके की हम कल्पना नहीं कर सकते कि एजुकेशन क्या होगा, करिकुलम की किस तरीके से पूर्ण होगा। बेटा करिकुलम भी बना हुआ है तो उसके पीछे भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम किस एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिना ऑब्जेक्टिव्स कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती इन दोनों में से। तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है ना। एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, एक गोल जो है आपका ओरिएंटेड मेथड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि बच्चे को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है कि वो अपने सपनों के पीछे किस तरीके से भागे नहीं, जी उन सपनों को किस तरीके से पूरा कर सकता है। उसकी लाइफ के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको किस तरीके से अचीव करेगा। कह रहे अध्यापक के सामने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग तरीके से एफर्ट्स करता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उद्देश्य एक ऐसा कथन या रूप होता है जो वांछित परिवर्तन की ओर करता है। उद्देश्य मापन योग्य होता है और इनका स्वरूप संकुचित होता है। उद्देश्य का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। कॉमन सेंस की बात है जी। अगर कोई भी हम गोल, कोई भी चीज़ को, इवन किसी भी ऑब्जेक्टिव को अगर मैं रखूँगा, उद्देश्य का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव पूरा कराना कोई ना कोई, सही है। जो गोल ओरिएंटेड चीज़ होती है वो उद्देश्य कहलाई जाती है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का कथन है बेटा, रूप है
सही है, जिसका जो है क्या, जो समय के अनुसार बदलता है। आज समय में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे 10 साल बाद भी हम अपनी ज़िंदगी से वही जाएँ। कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस के बेसिस पर एक जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो किस तरीके से उन उद्देश्यों की प्राप्ति करा पाएगा, उसमें उसका सबसे मेन रोल यही होता है। एक तो करिकुलम और एक शिक्षक, भाई जो अधिगम बन गया है और किस तरीके से वो जो शिक्षक है, जो आपका टीचर है, उस अधिगम को पढ़ाएगा, कैसे आप तक कैसे पहुँचाएगा। तो कुछ अलग अलग परिभाषाएँ दी हुई हैं बेटा, है ना। उद्देश्य मापदंड है जिसके द्वारा छात्र द्वारा विद्यार्थी की क्रियाओं को पूरा किया जाता है। वास्तव में उद्देश्य छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन कराता है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की पूर्ति, और वो पूर्ति की हर इंसान की अलग अलग होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर मौजूद हैं तो सबके अपने अपने गोल्स होंगे, सबके अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहती क्या है ना। तो टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण करने की प्रक्रिया। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि किस तरीके से उद्देश्यों को उन्होंने वर्गीकृत किया है, कैसे कैसे उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें। तो ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। शिकागो विश्वविद्यालय में वो रहते थे बेंजामिन ब्लूम, सही है जी। उन्होंने क्या करा उसके साथ, उन्होंने उनके सहयोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया गया, सही है। पहली चीज़ क्या की गई, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सही है, का वर्गीकरण किया गया। भावनात्मक उद्देश्य का किया गया और उसके बाद जो है क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि उन्होंने क्या करा, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चों की लाइफ में सफल बनाने के लिए बच्चों को, तो उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया 3 पक्ष में। पहला पक्ष था ज्ञानात्मक, दूसरा था भावनात्मक, तीसरा था क्रियात्मक। नाम से पता लग रहा है ज्ञानात्मक यानी कि जितना भी दिमागी रूपी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सफल हो जाएंगी। भावनात्मक से पता लग रहा है जिसमें भाव आ जाएंगे, और क्रियात्मक यानी कि जिनमें हमारी शारीरिक क्रियाएं शामिल होंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी जो है ये जो 3 उद्देश्य हैं, इनको आप कम्प्लीटली थोड़ा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी इसी के साथ, जो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस, और आपका जो है एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में डिफरेंस, सही है, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो इतना आज आप कंप्लीट करेंगे बेटा। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा कर आपको रख देंगे। ये इंपॉर्टेंट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सही है, इसी तरीके से पूछी जाती है डायरेक्टली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब है उद्देश्य को वर्गीकृत करना है उन्होंने, सही, ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग लेवल पर। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, और ये वीडियो देखा करो बेटा टाइम से। आपके व्यूज़ बहुत कम होते हैं वीडियोज़ पर, देखा करो बेटा इन्हें भी।